हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमने इस चैनल पे जो सीटेट है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर रखी है। मैंने जो सीडीपी है उसके जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो करवा दिए हैं यार। अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे हम सभी को कवर करेंगे। आज हम जो ईवीएस है उसके जो फर्स्ट क्लास रहेगी, और ये भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगी, जो कि पेपर से जो 2018 का जो पेपर 1 रहेगा उसका जो ये ईवीएस का जो सॉल्यूशन रहेगा, जिसको आज हम करेंगे। और साथ ही जो हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं, आप अगर उनको भी कर लोगे तो ईवीएस में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जो सीडीपी है 15 क्वेश्चन तो सीडीपी के आते हैं और 15 क्वेश्चन ईवीएस से आते हैं। और आप 1 to 5 तक की ईवीएस को अच्छे से पढ़ लेना, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें सीटेट में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो ईवीएस में रहेगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है, ये हर बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है, आपसे जो स्थिति है वो पूछी जाती है और एक जगह दे दी जाती है उसी के सापेक्ष में। अगर आपको अच्छे से मैप क्लियर है, हमें पता है जो मैप है वो इस तरह से हमारा कुछ ऐसे है। अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरह से कुछ ऊपर ये मैप होगा हमारा ऐसे। और पूछा है कि बिहार के सापेक्ष में, और हमारा जो बिहार है वो लगभग यहाँ पे है। और यहाँ पे हम बिहार को ऐसे सापेक्ष में हम अपना जो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो दिशाएं हैं वो बनाएंगे। जिसके भी सापेक्ष में पूछा जाए वहाँ पर आपको बस माइंड में कैलकुलेशन करना है कि वो जो स्टेट है यहाँ पर है, और वहाँ पर आपको ये ऐसे बना के और दिशाएं चेक करनी है। हमें पता है ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर इस साइड होगा, तो जम्मू कश्मीर किस साइड होगा? ये होगा पश्चिम और पूर्व में। पश्चिम सॉरी उत्तर पश्चिम में। ये क्या है? ऊपर उत्तर है और इधर पश्चिम में, तो किस में होगा? उत्तर पश्चिम में। अगर गोवा पूछा है तो गोवा इस साइड होगा, तो गोवा किस में होगा? गोवा होगा दक्षिण पश्चिम में। तो ये आपको सिर्फ ऐसे करके देखना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है ये निकल जाएगा आसानी से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है अगर आपको अच्छे से समझ आता है। नहीं तो आप मैप में भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार मैप में बता देती हूँ। तो ये हमारा मैप रहेगा, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बिहार है, यहाँ पर बिहार है, और इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है ये स्केल। और इसके हिसाब से अगर हम दिशाएं देखेंगे तो ये इस साइड क्या पड़ रहा है? हमारा जम्मू कश्मीर पड़ रहा है, और इस साइड क्या पड़ रहा है? ये गोवा पड़ रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मैप में भी अगर आप वैसे अगर माइंड्स में आपको सिर्फ कैलकुलेशन, वहाँ पे मैप थोड़ा मिलेगा आपको, सिर्फ माइंड में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर चीज़ें किस साइड हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जो हमारी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो किस स्थिति में सबसे धीमी होगी पूछी है? स्लोवेस्ट की स्थिति में होगी। तो यहाँ पर पूछा स्तैक क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। स्तैक क्षेत्र और बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, स्तैक क्षेत्र घटता है, स्तैक क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी। तो ये जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। अगर दोनों में कमी होगी तो धीमी होगी, अगर दोनों में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो क्या होगी? तेज होगी। क्योंकि अब आप अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कपड़े सुखाते हैं हम, कपड़े सुखाने में भी क्या पानी सूखता है, ऊपर जाता है, वाष्पित होता है। जैसे धूप में अगर हम फैला के सुखाएंगे तो क्या होगा? जल्दी सूखेगा नहीं, तो धीमे से सूखेगा अगर हम कपड़े को बांध के रख देते हैं तो। या फिर तापमान की कमी, अगर टेम्परेचर गर्मी में जल्दी सूखते हैं, सर्दी में थोड़ा देर से सूखते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। अगर हमें किसी स्थान या दूरी या दिशाओं को समझना है तो हम मैप के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप अच्छे से समझना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किसके द्वारा? मैपिंग के द्वारा अच्छे से समझते हो। चित्रण कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि जो हमारी ईवीएस है उसको इंटीग्रेटेड रूप में, इंटीग्रेटेड तौर पर पढ़ाने के लिए किस एनसीएफ में सिफारिश की गई थी? सिर्फ सिफारिश पूछी है, तो सिफारिश की थी एनसीएफ 2000 में। एनसीएफ 2000 में इसकी सिफारिश की गई थी कि हमें जो पर्यावरण अध्ययन है उसको प्राथमिक स्तर पर जो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो लागू पूछा जाए तो एनसीएफ 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। और आज हम देखते हैं कि जो हमारी ईवीएस वो इंटीग्रेटेड तरीके से ही पढ़ाई जाती है 1 to 5 तक। आगे जाके इनके जो अलग अलग सब्जेक्ट बनते हैं हम देखते हैं 6 से आगे। तो इसलिए जो इंटीग्रेटेड तरीके से ही क्या पढ़ाई जाती है? ईवीएस पढ़ाई जाती है, आपको पता है। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगर पूछा जाए लागू किसने किया तो एनसीएफ 2005 हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो यहाँ पे पूछा है कि किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि का जो रिवाज है वो किस में रहेगा?
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो जो स्थानांतरित कृषि का जो रिवाज है वो किस में है, वो ज़्यादातर जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें है। और ये क्या है, इसमें जो कृषि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है, जिसे आपने झूम खेती भी सुना होगा, जिसमें जो पहाड़ों को काट कर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, और वहाँ पर अगर जमीन उपजाऊ नहीं रहती तो फिर दूसरे स्थान पर कर ले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती बोलते हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो नहीं, कौन सा कथन सही नहीं रहेगा। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया है, तो यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये तो बिल्कुल सत्य है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, तो ये भी सत्य है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये कथन सत्य नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बांध बनाए जाएंगे तो वहाँ की ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा, और जिससे कि वहाँ का जो विकास होगा, जो सस्टेबल जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। तो ये बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, तो ये तीनों क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। भारत में जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं, पूछा। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, वो हिमालय के जस्ट नीचे होते हैं, और वहाँ पर जो मानसून है मानसून से वो प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए तो क्या होते हैं, बिल्कुल जस्ट जो हिमालय है उसके नज़दीक होते हैं जो ठंडे हमारे जो रेगिस्तान होते हैं, वो इसलिए वहाँ पर जो मानसून है उसे वे प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीले होने के लिए कौन जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किसके लिए, ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। ये जो गैस रहेगी वो ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो गोलकुंडा जो किला है वो काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था, और जो गणपति देव जो उसके शासक थे उन्होंने ये बनवाया था, ये आपको याद रखना। और ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ता है। वैसे ये हैदराबाद में काउंट किया जाता था, लेकिन ये हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि बोला जाता है कि तेलंगाना राज्य में आता है, क्योंकि जो हैदराबाद और तेलंगाना अलग अलग दो राज्य बना दिए गए थे 2014 में, तो उसके बाद से ये तेलंगाना राज्य में आ गया। नेक्स्ट है, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये किस जो पूछा द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर हमें पता है जो घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें द्रव्यमान निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर घनत्व गुना में जो आयतन है वो हो जाएगा। तो ये घनत्व दिया है 15 और आयतन दिया था, तो 15 × 45, तो 45 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। हमें पता है जो राशियाँ हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक अदिश और एक सदिश। अदिश जिसमें बिल्कुल कोई दिशा नहीं होती, सदिश जो दिशा के साथ होती है, से लगा है इसमें, जो दिशा के साथ होती है वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी अदिश राशि है, तो यहाँ पर कौन सी होगी अदिश राशि, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार या द्रव्यमान। तो जो ये अदिश राशि रहेगी वो द्रव्यमान रहेगी, जो मास है वो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है वो भी क्या है, सदिश है, संवेग भी सदिश है, और वेट भी जो क्या है सदिश राशि रहेगी। नेक्स्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। हमें पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या रहेगी वो, अपारदर्शी रहेगी। ऐसी वस्तु जिसमें से कोई भी प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसको ओपेक बोलते हैं, अपारदर्शी रहेगी वो। और पारभासी जो धुंधला, जिसमें से कुछ किरण, कुछ पार्ट प्रकाश का गुजर सकता है, कुछ किरणें, और जिसमें हम धुंधला देखते हैं। अपारदर्शी में हम जैसे कोई बुक ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ये क्या पारदर्शी हैं। पारभासी में जैसे कागज है वो क्या है, पारभासी में आ सकता है। अगर तेल लगा हो तो बिल्कुल भी हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसमें। पारदर्शी जिसमें से जो लाइट है, जो प्रकाश की किरणें, वो बिल्कुल साफ साफ गुजर जाते हैं। शीशा है तो ये क्या रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है।
तो यहाँ पे भार पूछ लिया गया है, लेकिन पूछना क्या चाहिए था, द्रव्यमान पूछना चाहिए था कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो द्रव्यमान भी पृथ्वी की सतह पर 10 kg ही होता है। इस हिसाब से ये जो मिसप्रिंट हो रखा है, ये जो क्वेश्चन है सीटेट की तरफ से ही मिसप्रिंट है। यहाँ पर द्रव्यमान ही पूछना था, लेकिन भार का हमें अगर निकालना है तो भार को निकालने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसको, द्रव्यमान से, तब भार आता है। जो पृथ्वी पर भार पूछते हैं वो 9.8 गुना ज़्यादा होता है जो चंद्रमा पर होता है वहाँ से। तो 9.8 तो ये 98 होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो जो यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे द्रव्यमान ही पूछा जाना चाहिए था। तो ये आप देख लेना, इसका शायद ग्रेस मार्क मिला होगा उस टाइम पर। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो जो विलय है उसका जो विघटन दर है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसको घोलना है तो वो किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर। बिल्कुल, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी घुल जाएगा। इस पर सतह क्षेत्र पर, सरफेस एरिया पर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर टेम्परेचर आना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसका जो आंसर है सतह क्षेत्र दिया हुआ है। तो या फिर दोनों भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आंसर की में सतह क्षेत्र दिया हुआ है, और वैसे इसका जो आंसर है वो टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है। अगर हम किसी वस्तु को, जैसे पानी है उसमें कोई कलर कुछ भी घोलना है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी घुलेगा। तो ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और सरफेस एरिया पर भी। तो ये आप देख लेना इस क्वेश्चन का, अगर आगे से आए तो आप ध्यान रखना टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से करना, लेकिन इसमें आंसर की में सतह क्षेत्र माना है, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे माना है। नेक्स्ट है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा। तो छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे रियल में वो चीज़ें जाने। तो बच्चे रियल में कैसे जानेंगे, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करोगे, तभी वो अच्छे से उसको देखेंगे, समझेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। तो इसका जो बेस्ट तरीका फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वे करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में जो सर्वेक्षण है, जो सर्वे है का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। इसे समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान किया इसने, बिल्कुल। अगर सर्वे करेंगे तो समुदाय के साथ बातचीत तो करेंगे। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद, बिल्कुल रियल लाइफ से ही जुड़ेंगे, वे हर घर जाके सर्वे करेंगे। तो इससे बच्चे को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में भी सक्षम बनेंगे वो। इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित हैं। तो ये थोड़ा अलग है, रोंग है। इसमें हमें बीमारी को स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी, समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित हैं। ऐसा यहाँ पर समुदाय से रिलेटेड है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आंकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। फिर क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों की चर्चा की। फिर एलपीजी और इलेक्ट्रिकल बिल का इस्तेमाल किया। और प्रिया द्वारा अपनाया गया यह सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा दृष्टिकोण वह अपना रही है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से संसाधनों का उपयोग कर रही है वो अपनी समझ को मतलब बताने के लिए। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, या जो मानववादी दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा अन्वेषण दृष्टिकोण। वह क्या खोज कर रही है चीज़ों की और उससे उसे को पता लग रहा है। तो ये क्या रहेगा, इंक्वायरी अप्रोच रहेगी ये, इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्यों है समुदाय एक जो बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज क्यों है जो समुदाय है वो। तो यह सस्ता और सुलभ है, इनएक्सपेंसिव एंड एसेबल है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, ऐसा यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार करता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वास्तविक परिस्थिति में सीखने के क्या समुदाय हमेशा अवसर प्रदान कराता है। 80 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। अगर बच्चे को हम बाहर ले जा रहे हैं, ट्रिप पे ले जा रहे हैं, तो उसको कुछ नॉलेज या कुछ सिखाने के लिए ही ले जा रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पूछा। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण है पाठ्यचर्या से बाहर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। सिर्फ जो बुकीज नॉलेज है उसको उसके ऊपर ही ध्यान फोकस नहीं करना है हमें, सिर्फ जो हमारी जो रियल जो लाइफ है उससे रिलेट करके हमें बच्चे को सिखाना है। तो ये क्या रहेगा, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना।
नेक्स्ट है, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यही दिया गया है आंसर की में। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो राइट आंसर 4 जाना चाहिए, क्योंकि परिवार की अवधारणा को हमें इसी तरह से सिखाया गया है कि जो एकल परिवार होता है और एक क्या संयुक्त परिवार होता है, जिसमें दादा दादी रहते हैं या जिसमें माँ बाप रहते हैं। तो इसमें जो आंसर की में जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो यही दिया है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो ये किस हिसाब से दिया है, उन्होंने किस तरह से लिंक करके दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? तो ईवीएस की कक्षा में कौन सी गतिविधि रहेगी? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सैमपट का उपयोग। तो ये सभी क्या रहेंगी? ईवीएस की क्या रहेंगी? ये गतिविधियां रहेंगी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपयुक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एकीकृत, समावेशी और विषयगत। एकीकृत वो होता है जब सभी विषयों को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, जैसे कि आजकल ईवीएस जो प्राइमरी स्तर पर हम इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाते हैं। समावेशी में हमारे बच्चे को इंक्लूड करते हैं पढ़ाते समय, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसे मतलब डिसेबल हो या पढ़ने में कठिनाई हो, कैसा भी बच्चा हो, उन सबको साथ लेकर चलते हैं। विषयगत में हम विषयों को अलग अलग करके पढ़ाते हैं, विषय के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये सभी जो है ये समग्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकते हैं। तो ये उपयुक्त सभी है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सपेरों के लिए कोई, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ये इसको इसमें यही जो राइट आंसर रहेगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये इसलिए बच्चे को सिखाया जाता है कि जो सपेरे हैं वे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वो अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि वो उनको पकड़ के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको हमें समझाना है कि उनके लिए आजीविका का तरीका बस वही है, क्योंकि वो उन्हीं के माध्यम से अपनी जो पैसे हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। अगर उनको अलग करना है तो उन्हें हमें कुछ अलग विकल्प प्रदान करने होंगे, क्या करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, उसकी हमें आवश्यकता है। तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक रहेगा? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मिड डे मील है तो शिक्षण अधिगम के साथ तो बिल्कुल लेना देना होगा, तो ये तो कट जाएगा। यही ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा सेकंड होगा। तो ये शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। जैसे मिड डे मील में अगर टीचर पूछती है कि क्या बना है, बच्चे बोलते हैं कि चावल दाल चावल, तो फिर उनसे जो टीचर है वो बता सकती है कि चावल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, दाल खाने से क्या क्या मिलते हैं। इसलिए हमें क्या, शिक्षण अधिगम के बेस्ट अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा का क्या बताता है? तो बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, या फिर अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तो या फिर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो बोझ के बिना सीखना का जो मेन उद्देश्य है, जो कि अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको कम करना, अबोध का जो भार है कम करने की ज़रूरत है। थर्ड जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और में सक्षम बनाना, छात्रों में आसानी से प्रतिबंध करना या वर्कलोड कम करना। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना क्या है? समूह में सीखने का एक उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है, बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला ये कई बार आया है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी
बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगर हम देखते हैं कि स्कूलों में जो बिल्डिंग पर क्या क्या टेबल लिख दी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें बना दी जाती हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब की फ़ोटो बना दी जाती है, सन लिख दिए जाते हैं, या फिर ABCD लिख दी जाती हैं, फॉर एप्पल, ये सब दीवारों पर आजकल लिखे जाते हैं। आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो दीवारों पर एक तरह से उनको पेंटिंग करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये अधिगम सहायक के रूप में एक बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है उसको हम एक लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी वो बाला रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। नेक्स्ट है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचा, जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन्स क्या है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। ऐसा कुछ नहीं, भौतिक घटनाओं से कोई रिलेशन नहीं है। वैकल्पिक ढांचे का विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो। आइडिया दैट डिफरेंस फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं वो क्या है, वैकल्पिक ढांचे में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये इस वीडियो का, महिलाएं और पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह क्या है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये क्या है, यह एक स्टीरियोटाइप है। तो ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारे EVS का जो फर्स्ट क्लास रहेगी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना प्लीज़। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है, आपको गलत लगता है, तो उसको भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो